नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल राजेश यादव पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, शपथ और अनुच्छेद 61 में हमने राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और अब हम इसके आगे से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि कल मैंने बताया था कि कल हम राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी कार्य और शक्तियां होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों की, तो देखिए राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियाँ। देखिए, हम राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। बात करें हम एक, तो इसे हम राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के नाम से जानते हैं, सामान्य शक्तियाँ। और दूसरी तरह अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती है। सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, इस प्रकार से हम राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वहीं पर हम सामान्य शक्तियों में देखते हैं कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में हम कार्यपालिका शक्तियों को शामिल करते हैं। वहीं पर हम विधायी शक्तियों को शामिल करते हैं। वहीं पर हम इसमें वित्तीय शक्तियों को भी शामिल करते हैं और सैनिक शक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। परामर्श की शक्ति भी राष्ट्रपति को पाई जाती है। इसके अतिरिक्त न्यायिक शक्ति भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास पाई जाती है। रक्षा शक्ति भी इसमें पाई जाती है और भी बहुत सारी सामान्य शक्तियाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। वहीं पर हम आपातकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ पाई जाती है, जिनमें से हम सबसे पहले 352, जिसे कि हम राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं। वहीं पर दूसरा अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। और वहीं पर हम 360, जिसे हम वित्तीय आपात के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती है। 352, 356, 360। 352 को राष्ट्रीय आपात के नाम से, वहीं पर 56 को राष्ट्रपति शासन और 360 को वित्तीय आपात के नाम से जानते हैं। और सामान्य शक्तियों में हम कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, परामर्श शक्तियाँ, रक्षा संबंधी शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियों को इसमें शामिल करते हैं। इसके पश्चात देखिए, आगे हम एक एक करके इन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियों को। तो देखिए कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या बताया गया है, सुनिएगा ज़रा। हम लेते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्तियों की। तो आपको पता है कि कार्यपालिका किसे कहा जाता है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको जब भारतीय संविधान की विशेषताएं करवाई थी, उसी से मैंने आपसे करवाया था कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग होते हैं। उनमें से सबसे पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका। तो यहाँ पर उसी कार्यपालिका की बात की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के अंदर जो कार्यपालिका होती है वह दोहरी पाई जाती है, अर्थात हमारे देश के अंदर कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, अर्थात दोहरा अध्यक्ष पाया जाता है। इसी प्रकार एक प्रकार की कार्यपालिका को हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वहीं पर हम दूसरी प्रकार की कार्यपालिका को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। आपको बताया था मैंने
राष्ट्रपति को हम संवैधानिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, वहीं पर हमने प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका के नाम से स्वीकार किया है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अनुच्छेद नंबर 53 की करेंगे बात। तो आपको पता है अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर हमने बात की थी कि भारत के अंदर जो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति उनकी सहायता अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अब आपको मैंने उस समय ये भी बताया था कि यहाँ पर अधीनस्थों से जो तात्पर्य है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती है वो दोहरी होती है, अर्थात भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है, लेकिन राष्ट्रपति इनका प्रयोग प्रधानमंत्री और अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघ में जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक चलती है। इसीलिए कार्यपालिका से संबंधित जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो 78 से लेकर आपके 52 से लेकर 78 तक आते हैं। वहीं पर विधायी शक्तियों के जो अनुच्छेद आते हैं वो 79 से चालू होते हैं और 120 तक आते हैं। तो विधायी शक्तियों में 79 से 122 और वहीं पर कार्यपालिका की अगर बात करें तो 52 से 78 तक इसमें अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कार्यपालिका से संबंधित कितने अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो 52 से 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख होता है। तो अपन ने सबसे पहले अनुच्छेद देखा है अनुच्छेद 52, उसके बाद अनुच्छेद 53, इसके बाद हम अनुच्छेद देखेंगे 74। अब देखिएगा अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है ऐसा। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए सीधी सीधी बात कह रहा है, यहाँ पर परामर्श शब्द को इंगित कर रहा है, यानी कि राष्ट्रपति को दिया जाता है परामर्श, अर्थात जो संघ के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और करने का जो कार्य करता है वो पीएम होता है और उसकी मंत्री परिषद होती है। अब देखिएगा संविधान के अंदर इस परामर्श को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देगी उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें एक संविधान में संशोधन हुआ 42वां संशोधन 1976 और इस संशोधन के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया कि यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को यहाँ पर परामर्श को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। यदि कार्यपालिका के द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। वहीं पर फिर से एक संशोधन हुआ जिसे हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो 42वां संविधान संशोधन है ये काफ़ी पूछा जाता है और इसमें एक सवाल एक और बनता है और वो सवाल बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय किया गया। तो ध्यान रखिएगा 42वां संशोधन
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था और इस संशोधन के समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि 42वां संशोधन किस समिति की सिफारिश पर या किस व्यक्ति के कहने पे किया गया। तो ये व्यक्ति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह और यह इंदिरा गांधी की सरकार के समय किया गया। वहीं पर 44वां संविधान संशोधन आपके 1978 में किया गया और यह आपके मोरारजी देसाई के समय किया गया। तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मोरारजी देसाई के समय 1978 में किया गया और इस संशोधन में जो प्रावधान किया गया वो ये था कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसमें प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद यदि उसे परामर्श देती है तो उस मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार परामर्श को लेकर जो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद देती है उसको लेकर बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। वहीं पर 44वें संविधान संशोधन में इसे बदलकर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। ऐसा भी इसके अंदर प्रावधान किया गया। वहीं पर देखिए हम बात करते हैं इसके आगे की, तो देखिए इसमें जो अगला प्रावधान है वो ये है इस परामर्श को लेकर, और वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। इससे तात्पर्य है कि यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को किसी प्रकार का परामर्श देती है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को या मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 42वें संशोधन में राष्ट्रपति को परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया है। वहीं पर 44वें संशोधन के अंदर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कहा है। और वहीं पर अंतिम बिंदु है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है, अर्थात न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकता है। आगे देखिए, सुनिएगा जरा अगला अनुच्छेद क्या कहता है। देखिए अगला अनुच्छेद आता है, हम पढ़ेंगे 75। अब 75 में क्या बताया गया है तो सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु है इसमें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और पीएम के सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कभी भी निर्वाचित नहीं होता है, वह नियुक्त होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर विजेता दल के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। दूसरा बिंदु देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पद से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के माध्यम से जो व्यक्ति जिस पद पर बैठेगा, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उसकी शपथ दिलाई जाएगी। और गोपनीयता से तात्पर्य है उस पद से जुड़ी हुई जानकारी। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड में बताया गया है कि संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा, संघ की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्री परिषद को अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि यदि सामूहिक की बात करें तो ठीक है, यदि अगर हम अकेले मंत्री की बात करें तो किसके प्रसाद पर्यंत उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और यदि मंत्री परिषद होगी तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान रखिएगा, जो मंत्री होता है उसका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य होता है इच्छा अनुसार, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे एक व्यक्ति मंत्री के पद पर रह सकता है, जब चाहे तब उसे हटा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मंत्री जो होता है वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स है, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो सवाल है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। आपको बता दूं मैं, 2020 का जो पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर पूछा गया है मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, तो उसका जो आंसर था वो था राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, कुछ डेटा है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। त्यागपत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है। इच्छा अनुसार का मतलब होगा प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य होगा इच्छा अनुसार। वहीं पर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से लोकसभा। मंत्रियों को नियुक्त करना और शपथ दिलाना भी राष्ट्रपति का कार्य होता है, और प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और शपथ दिलाना भी राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसी में सुनिएगा, अब बता रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह पीएम या मंत्री बन जाए तो उसे 6 महीने में संसद की सदस्यता लेना होता है। देखिए, यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास संसदीय सदस्यता नहीं है। अब देखिए, संसदीय सदस्यता से तात्पर्य है ये संसद है, आपके सामने ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो ना तो वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वह राज्यसभा का सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में वह दोनों सदनों में 6 महीने तक बना रह सकता है। 6 महीने के अंतराल के अंदर उसे या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से चुनाव लड़कर आना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति
6 माह तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यता होना अनिवार्य होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे लोकसभा में 1991 में ऐसा हुआ कि आपके जो नरसिम्हा राव है, ये ऐसे प्रधानमंत्री बनाए गए जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने 1991 में लोकसभा से चुनाव लड़ा और 1996 के अंदर आपके देवगौड़ा HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके पश्चात उन्होंने राज्यसभा से चुनाव लड़ा। तो ये आपके सामने कुछ उदाहरण भी है, तो आप इसे यह देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। यदि नहीं लेता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री है जो इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने लोकसभा से चुनाव जीता और 5 वर्ष पूरे किए। इसी प्रकार देवगौड़ा जिस समय PM बने उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने राज्यसभा से चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। आगे देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे अब एक संविधान का संशोधन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा हुआ भी है ये सवाल। तो देखिएगा, हम पढ़ेंगे 91वां संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003। अब देखिए 91वें संशोधन 2003 में ऐसा क्या बताया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, तो सुनिएगा ज़रा। देखिए, ये प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इनके समय में ये प्रावधान किया गया। और प्रावधान क्या किया गया, तो इसमें बताया गया कि जो हमारे देश में PM सहित मंत्री कितने बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया कि देश में PM सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो देश में या संघ की जो सरकार है उस सरकार के अंदर जो PM सहित मंत्रियों की सदस्य संख्या हो सकती है वो लोकसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% हो सकती है। यानी कि हम बात करें तो देखिए, निकाल के देख सकते हैं हम यहाँ पर कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 गुणा 15 भाग 100। तो इस प्रकार से हम भाग लगाएंगे तो ये 5.52 आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो देश के अंदर टोटल 83 PM सहित मंत्री बन सकते हैं। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इससे ऊपर ना प्रधानमंत्री हो सकता है और ना ही आपके मंत्री बन सकता है। देखिए दोस्तों, यह संशोधन केंद्र और राज्य दोनों में एक साथ लागू किया गया है। तो ये तो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कि केंद्र सरकार में PM सहित कितने मंत्री हो सकते हैं। अगर यहीं पर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में भी यही नियम लागू होगा। बस इतना सा है कि आपके जहाँ पर लोकसभा है उसकी जगह विधानसभा हम सीटें रखेंगे और विधानसभा सीटों को हम 15% से गुणा करके 100 का भाग लगाएंगे। तो उससे भी हमें यहाँ पर PM सहित CM सहित मंत्रियों की सदस्य संख्या का पता लग सकता है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 गुणा 15 भाग 100। तो इस प्रकार से काटते हैं तो राजस्थान में CM प्लस मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम जो हो सकती है वो 30 हो सकती है, अर्थात 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार जो 91वां संशोधन है वो राज्य विधानसभाओं के ऊपर भी लागू होता है, जो कि 2003 में किया गया। तो इस प्रकार से यह संशोधन केंद्र और राज्यों के अंदर मंत्रियों की सदस्य संख्या को निर्धारित करता है कि केंद्र में
अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं और राज्य के अंदर अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, देखिए अगला जो आर्टिकल है वो है 76 के अंदर उल्लेख दे रखा है महान्यायवादी। बात करें हम तो इसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। देखिए दोस्तों, अगर इस व्यक्ति के बारे में बात करें तो इसकी नियुक्ति, इसको शपथ, इसका त्यागपत्र या इसे हटाना, चारों के चारों कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। न्यायवादी की नियुक्ति पूछे तो भी राष्ट्रपति आंसर होगा, अगर उसकी शपथ पूछे तो भी राष्ट्रपति दिलाता है, अगर उसका त्यागपत्र कौन लेता है तो भी राष्ट्रपति लेता है, और उसे हटाता कौन है तो भी राष्ट्रपति हटाता है। और ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक वह महान्यायवादी रह सकता है, जिस दिन चाहे उसे अपने पद से हटा सकता है। ध्यान रखिएगा यह व्यक्ति कौन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो ध्यान रखिए, यह देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी व कानूनी सलाहकार होता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी और कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों, यह आपके कानून मंत्री से भी बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार को कानूनी मामलों पे परामर्श देने का दायित्व होता है इस व्यक्ति का। अब देखिए, इस व्यक्ति की बात करें तो इसका उल्लेख तो 76 में आता है, लेकिन इसके 88 नंबर अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 88 में कहा गया है कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे सुन सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस कार्यवाही के अंदर यह व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यह संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसदीय कार्यवाही के अंदर हिस्सा ले सकता है, उसकी कार्यवाही को देख सकता है, उसकी कार्यवाही को सुन सकता है, लेकिन उस कार्यवाही के अंदर अपना मत नहीं दे सकता है, क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं होता है, संसदीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता है। केवल उस कार्यवाही के अंदर अपने विचार रख सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, परंतु मतदान उस कार्यवाही के अंदर नहीं कर सकता है। ऐसा इसके अंदर प्रावधान किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है 77। देखिए दोस्तों, 77 की अगर बात करें तो 77 में बताया गया है कि संघ की कार्यविधि राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। यानी कि भारत सरकार की जो कार्यविधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है। आखिरी जो अनुच्छेद है वो है 78 कार्यपालिका शक्तियों में। उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य व कार्य,
और प्रधानमंत्री का कर्तव्य और कार्य अनुच्छेद 78 में बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है सुनिएगा ज़रा। पीएम का कर्तव्य है कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। पीएम का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे। यानी कि प्रधानमंत्री के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को देना ही प्रधानमंत्री का कार्य और कर्तव्य बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से कौन कौन से कार्य इसमें किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। कल हम इसके आगे से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।